ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 पार्ट 3 टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिसीज केसेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ह्यूमन डिसीज मानव रोग, स्टिफ माइक्रोऑर्गेनिज्म रोग कारक सूक्ष्मजीव, मोड ऑफ ट्रांसमिशन संचरण का तरीका, प्रिवेंट मेजर्स बचाव के उपाय, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, एयर, मिसलेस वायरस एयर, चिकन पॉक्स वायरस एयर अपॉन कॉन्टैक्ट, पोलियो वायरस एयर अपॉन वाटर। 6 रोग, खसरा रोग, चिकन पॉक्स, पोलियो, यह बैक्टीरिया वायरस वायु के संपर्क से वायु और जल के संपर्क से होने वाले रोग हैं। इसे बचाव कैसे किया जाए? कीप द पेरेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल belonging of the parent away from those of the other vaccines to be given at suitable age। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। कॉलरा, टाइफाइड, हैजा और टाइफाइड बैक्टीरिया जीवाणुओं से, वाटर फूड जल और भोजन जल से। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड वाइल ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना। हेपेटाइटिस ए वायरस वाटर ड्रिंक वॉलिड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, उबले हुए पेय जल का उपयोग करना और टीकाकरण करवाना। मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग of mosquitoes by not allow water to collect in the surrounding। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने के वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर को ब्रीडिंग को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना चाहिए। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general method of prevent are snow in 2.1 tables। मनुष्य में होने वाले कुछ समान रोग उनके फैलाने तथा रोकने के लिए कुछ उपाय भी दर्शाए गए हैं। डिसीज केसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट only causes disease in human and plants but also in other animals, for example anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium foot and mouth disease of cattle is caused by a virus। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारण नहीं है वरन एक दूसरे जंतु में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होते हैं। रॉबर्ट कोच 1876 discovered the bacterium
बैसिलस एंथ्रेसिस विच केसेस एंथ्रेक्स डिसीज। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। डिसीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। Several microorganism cases disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and other. The disease reduce the yield of crops. See table 2.2 for some such plant disease. They can be controlled by the use of contained chemical which kill the microbes. पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों के रोग के कारक है। रोग के कारण फसल के में उपज की कमी आ जाती है, जो कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों के प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों का पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सम कॉमन प्लांट डिसीज केसेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग: सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया, एयर्स, रूस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, एयर सीड, एलोवेन, मोसेक ऑफ भिंडी, वायरस इंसेक्ट। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। बुझो was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाना खाया। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। पहली का आशय होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। फूड पॉइजनिंग could be due to the conjugation of foods spoiled by some microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances that make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। यह पदार्थ भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिससे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हमें भोजन को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड ऑफ प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? यू नाउ दैट ब्रेड लेफ्ट इंस्यूट अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। Spoiled food its bad smell and has a bad taste and changed color is spoiling of food, a chemical reaction. आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा। हमने खाद्य बीजों को परीक्षण एवं भंडारण के उपाय में पढ़ाया था। हम पके हुए भोजन को घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक या फफूंद पड़ जाती है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को प्रदूषित कर देते हैं। प्रदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में
भी परिवर्तन आ जाता है। यह क्या भोजन के संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहली bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she now that the mangoes pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. पहली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए हैं, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। यह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के लिए लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड द preserving food in your homes. We have a safe it from the attack of microorganism. Let's study the common method of preserving food in our homes. We have a safe if from the attack of microorganism. समान तरीकों में अध्ययन करते हैं जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों को बचाव के लिए उपाय नहीं करना चाहिए। केमिकल मेथड। Salt and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or basic preservatives or to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabolite are common preservatives. These are also used in jams and squares to check their spoilage. रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल के उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबोलाइट समान परिरक्षक है। जैम एवं स्प्रेस बनाने के लिए इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। Preservation of common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish. For as meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. नमक द्वारा परीक्षण। समान नमक का उपयोग मांस और मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक किया जा सकता है। जीवाणु को वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली के सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर। जैम्स, जेली एंड स्क्वायर्स आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मोइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। चीनी द्वारा परीक्षण। जैम, जेली और स्क्वायर्स का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग खाद्य पदार्थों की नमी की कमी आती है दूषित होने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल और विनेगर। यूज ऑफ ऑयल और विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट और ऑप्शन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तेल और सिरके द्वारा परीक्षण। तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषित बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जी, फल, मछली और मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा भी करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। गर्म एवं ठंडा करना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट्स स्टोर्ड इन यूज्ड। बॉइलिंग किल्स एंड मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 centigrade for 50 to 30 seconds and then suddenly chilled. Can stored by doing so it
prevent the growth of microbes. The process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीव में वृद्धि को रोकता है। प्रस्तुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों से मुक्त होते हैं। दूध को 70 सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया में खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। स्टोरेज फॉर एंड पैकिंग, भंडारण एवं पैकिंग। These dry fruits and even vegetables are sold with sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes. आजकल मेवे और सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए हैं पैकेटों में बेचे जाते हैं। इससे सूक्ष्म जीव से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learned about the bacterium Rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in a fixation of nitrogen in leguminous plants. Pulses recall that Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lighting, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You might wonder how. Let's understand this is the next section. नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कक्षा 6वीं और 7th में आपने राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा जो लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण करिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाएँ भी में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सजीवता है। कभी कभी तंडित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम अगले भाग में जानते हैं। नाइट्रोजन साइकिल्स। योर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituent of the all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. Once nitrogen is converted into digestible compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compound. Animal feeding on plants, they get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants. Again, certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन परहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक को परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इसी प्रकार उपयोगी यौगिक को परिवर्तित कर देता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों को संश्लेषक में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं।
पौधों एवं जंतुओं के मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है। आप ये नाइट्रोजन साइकिल देखिए। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, रिएक्शन ये हुई, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड लाइटिंग। फिर ये चलते हुए बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हुए फिर से मिल जाती है। फिर ये अपटेक बाय प्लांट्स, जो एनिमल प्लांट न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑफ एक्सक्रीशन एंड डेथ। फर्स्ट होता है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन या यौगिक, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करना। फिर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में होती है जाकर फिर ये वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है, और जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। ये फिर सी में जाकर हो जाते हैं। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, टैंडिक द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और फिर सी में वो हो जाता है, और ये सब मिट्टी फिर होकर पौधे अपटेक बाय प्लांट्स, पौधों द्वारा अवशोषण होता है। फिर उसके बाद फिर पौधे से जंतुओं द्वारा पौधों को खाने पे होता है। फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ में हो जाता है। फिर यही सब ये क्रिया होते हुए फिर ये जाकर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में मिल जाता है। थैंक यू।